जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नन में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट्स का सैम्पल पेपर 1 जो हम पहले से ही कर रहे थे उसी आज हम करेंगे उसका पार्ट नंबर 2। इसमें हम देखेंगे उसके सेक्शन 2 के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखेंगे। सेक्शन 1 जो होगा वो हमने पहले देख लिया, तो उसका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको देख पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम आईडी पर जाकर ले सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आइए अपना सेक्शन भी हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने जैसा पहले भी इंस्ट्रक्शन देखा था कि इसके अंदर हमें ए बी सी तीन तरह के सेक्शंस मिलेंगे। ए सेक्शन में हमें 20 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, सारे क्वेश्चन एक मार्क्स के होंगे। हमें सिर्फ टोटल 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह के सेक्शन बी होगा, इसमें भी हमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे, सारे के सारे 1 मार्क्स के ही होंगे और इसमें भी हमें 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और जो सेक्शन सी जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे, केस स्टडी होंगे क्वेश्चन, और उसमें से हमें 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। अभी जो हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी है, जिसमें हमें 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको सारे के सारे मीन्स 20 के 20 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, जल्द से जल्द वो हमारे पास आंसर कैसे आ सकता है और अपना टाइम हम कैसे बचा सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है 21 नंबर क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर वॉज रेडियस इज। तो अब बोल रहा है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर जो होता है, पर जिसको हम शॉर्ट अपने लोकल लैंग्वेज डी कहते हैं, वो इस तरीके का कुछ होता है, ये इस तरीके का, ये डी हो गया, ठीक है। तो अगर बोला गया कि इसका अगर रेडियस, ये जो रेडियस है, ये रेडियस की वैल्यू अगर आर है तो मुझे इसका पेरीमीटर बता दो। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? देखिए, पेरीमीटर जैसे मुझे ए से बी पूरा दे रखा है और इस पॉइंट को मान लीजिए सी है, तो कोई भी बंदा जब पेरीमीटर निकालेगा तो हर एक तरफ का, उसका चारों तरफ का मुझे लेंथ चाहिए होता है। तो इसमें कैसे करना होगा, कोई बंदा चलेगा ए से स्टार्ट करेगा तो पहले सी तक जाएगा, सी से फिर वो बी तक जाएगा। तो ये जो गोल जो निकला है इसको कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। क्या है ये? सर्कमफ्रेंस ऑफ, अब किसका सर्कल है? आधा सर्कल, इसलिए सेमी सर्कल कहेंगे, इसलिए सेमी सर्कल कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/2, मतलब कि पाई आर। यहाँ से ठीक है, अपने को इतने इसका मिल गया हमें पाई आर। अब बी से जब वो नीचे आ जाएगा और बी से मुझे एक तरफ जाना होगा तो मेरे पास 2 आर आ जाएंगे, एक इधर की तरफ आर आ जाएगा, एक इधर की तरफ आर आ जाएगा, तो अपने को 2 आर मिलेगा। मतलब कि हमारा जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? पाई आर प्लस 2r। तो पाई आर प्लस 2r, इसके हिसाब से मेरे पास ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन नंबर, इफ प्रोबेबिलिटी ई डोनेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, देन कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक हमें बताना है, कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से लेके कहाँ तक का हमारा टोटल इवेंट हमें देता है। तो देखिए, सिंपल सा चीज़ ये है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मेरा 0 से लेकर के 1 तक होता है। इसका यही रेंज है, 0 से लेकर 1 तक, और 0 को भी इंक्लूड करना है और 1 को भी इंक्लूड करना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे पास जो सी ऑप्शन जो है ये बनेगा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इवेंट का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 0 से लेकर 1 तक होता है। हमेशा कभी वैल्यू ना तो 0 से कम जाएगी और ना ही 1 से कभी ज़्यादा जाने वाला। तो ये मुझे ध्यान रखना है, 1 मार्क्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें दे रखा है इन ट्राइंगल ABC एंगल बी की 90 डिग्री दे रखे है, BD परपेंडिकुलर दे रखा हमें AC का। इसका डायग्राम बनाते हैं जरा हम लोग। देखिए, इसका अगर मुझे डायग्राम बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं कि हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ये अपने पास वो ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है। ये हमें दे रखा है एंगल बी, ये एंगल बी की जो वैल्यू हो 90 डिग्री हमें दे रखी है। फिर बोला गया BD, अच्छा वो वैल्यू बच गई A और C। अब बोला गया BD की जो वैल्यू है वो AC पर 90 डिग्री बनाना, तो ये हमने बना दिया AD की वैल्यू AC पर 90 डिग्री, बिल्कुल सही। अब हमें दे रखा है कि AC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। AC हम लिख लेते हैं एक बार, AC की वैल्यू हमें 9 सेंटीमीटर में दे रखा है और हमें AD की वैल्यू में 3 सेंटीमीटर में दे रखी है। हमें BD की वैल्यू हमें निकालनी,
ठीक है। तो अगर मैं इनके पोजीशन को देखूंगा तो देखिए ज़रा, हमें AD और BD जो है वो मैं कह सकता हूँ कि ADB ट्रायंगल में आ रहा है, और AC जो है वो मेरे पास बड़े ट्रायंगल की वैल्यू मुझे दी गई है। तो यहाँ से हम लोग को कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि मुझे दो जो छोटे छोटे ट्रायंगल जो दिखाई दे रहे हैं ना, ट्रायंगल कौन कौन से मुझे दिखाई देने चाहिए। अभी ट्रायंगल है अपने पास, ये बन जाएगा अपने पास DCB एंड ट्रायंगल ADB। इन दोनों ट्रायंगल मुझे सिमिलर करते हैं। सिमिलर होगा कैसे, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये मैं बताता हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। कि हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ADB को हमें सिमिलर करना पड़ेगा ट्रायंगल ABC के, और फिर हमें दोबारा से ट्रायंगल CDB को सिमिलर करना पड़ेगा ABC के। तो यहाँ से हम लोग कह सकते होंगे, सो ट्रायंगल ADB को सिमिलर कर देंगे हम लोग ट्रायंगल CDB के। तो इस तरीके से थोड़ा लंबा प्रोसेस बन जाएगा, मुझे उनसे कोई काम नहीं है। मैं मैथ से डायरेक्ट हम ले रहे हैं कि ट्रायंगल ADB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DCB के। अगर ये चीज़ सिमिलर हो चुकी है तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ ले सकते हैं आराम से कि CD अपॉन देखिए एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटे ट्रायंगल का पार्ट BD अपॉन AD, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास बन के आ जाएगी। मुझे BD की वैल्यू निकालनी ही है, तो CD की वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, CD की वैल्यू देखिए टोटल हमें 9 सेंटीमीटर हमें टोटल ये दे रखा है, और 3 सेंटीमीटर का इतना सा है, इसका मतलब नीचे वाला कितने का हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा अपने पास 6 अपॉन BD इज इक्वल टू BD अपॉन AD की वैल्यू क्या आ रही है अपने, AD की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो BD इज इक्वल टू √18, मतलब कि 3√2 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से इसको लिख पाएंगे। ये अपने पास B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 23 का B ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। इनके कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तब मुझे इनके वैल्यू बतानी है। तो देखिए सॉल्यूशन जब नहीं होता है तो हम जानते हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बन जाएगा। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, क्या करते हैं कि इसमें A1 अपॉन A2 बराबर हो जाता है B1 अपॉन B2 के, ठीक है। हमें यही वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं A1 अपॉन A2 निकाल 3/6 इज इक्वल टू 5/10। इसको सॉल्व कर 5/k आ रहा है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 3k इज इक्वल टू 630, k इज इक्वल टू 30/3 और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, मतलब कि k की वैल्यू आ गई 10 सेंट। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10। तो ये क्वेश्चन हो गया 24। 25 क्वेश्चन है, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस देन द एरिया हाफ है कि डबल। अच्छा ये मुझे बताना द ओरिजिनल एरिया, कि पहले के मुकाबले अब जो एरिया है वो कितने का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इनके सर्कमफ्रेंस का एक बार हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना कितना मुझे इसका वैल्यू दिया गया। मैं मान लीजिए कि 2 सर्कल हम मान लेते हैं। पहले एक छोटा सर्कल था, इसका वैल्यू हम मान लेंगे C1 था, और एक इसी के मतलब मदद से दूसरा सर्कल बन गया जिसका सर्कमफ्रेंस C2 हुआ। इस वाले सर्कल का हमने रेडियस मान लेंगे R1 है, और इस वाले सर्कल का रेडियस मान लेंगे हम लोग R2 है। तो C1 का अगर सर्कमफ्रेंस निकालो 2πr1 आ जाएगा, और C2 का सर्कमफ्रेंस निकालूँ तो 2πr2 आ जाएगा। मुझे अगर मैं दोनों का रेशियो कर दूँ, C1/C2 निकाल दूँ, तो मेरे पास देखिए R1/R2 आ जाएगा। ये अब एक बार हम लोग रख लेते हैं, एक बार हमें काम आ सकता है। अब हमें क्या करना है, एरिया का हमें बताना है कि एरिया क्या होगा। तो पहले वाले का एरिया हम लोग A1 लेट कर लेते हैं, दूसरे वाले का सर्कल का लोग A2 लेट कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, A1/A2, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। पाई से तो पाई कट हो गया, R1/R2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यही होगा, बिल्कुल सही है अपने पास, ठीक है। तो अब हमें देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा मुझे C1/C2 की तो वैल्यू दे रखी थी ना यहाँ पे, इसको हम दोबारा लेते हैं। C1/C2 मुझे 2π से मेरे को वैल्यू 4π मिल गई, मतलब कि 2π/4π की वैल्यू जो है वो R1/R2 के बराबर। π
पाई से पाई कट और ये गया 1/2 पे, मतलब R1/R2 की जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 मुझे दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 की जो वैल्यू है वो आ रही है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे ज़रा, तो ये अपने पास बराबर जो हमें दे रहा है यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4। तो A1 की जो वैल्यू आ रही है 1/4 A2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि मुझे चाहिए तो देन द इट्स एरिया ओरिजिनल कितना टाइम है हमें बताना है। तो ओरिजिनल का अपने पास A2 हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा 4A1, मतलब कि 4 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 26, गिवन डेट साइन थीटा इज इक्वल टू A/B, हमें tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखिए इसको ट्रायंगल से करते हैं हम लोग, फॉर्मूला से करेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा मेरे हिसाब से बन जाएगा, तो इससे अच्छा इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रायंगल से ही करेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हमें A/B दे रखी है, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं P/H होता है। अगर मैं इसको ट्रायंगल निकाल के एक बार सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो अपने को यहाँ से अगर वैल्यू मान लो, यहाँ पे अगर थीटा हो गया तो थीटा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है A और ये मुझे मिल चुका है B। तो अपने पास AB कितने का है, हम लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अपने पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी B² - A² की वैल्यू आ जाएगी। बस अब हमें निकालना है tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है P/B, मतलब कि A/√B² - A², यही वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल A/√B² - A²। तो इसके हिसाब से जो वैल्यू मुझे नज़र आ रही है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है, अपने पास बन जाएगा। ट्रायंगल से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन चुका है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपने 27, इफ द x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस देन x + y कितना है। अभी तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो x + y की वैल्यू निकालें तो वैल्यू रख देते हैं 2 साइन था अपने पास 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैं इन दोनों में से जब 2 कॉमन लूँगा तो देखिए 2 आ जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा अपने पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, इसकी वैल्यू हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री 1 होती है। तो 2 × 1 + 1 मतलब कि 2 + 1 की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 3। तो ये अपने पास पहला ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन 27 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, पाई हमको 22/7 दे रखा है, देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होगा। किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसके रेडियस की डिफरेंस का वैल्यू हमें 37 दे रखा है, मतलब कि 2πr - r, ये हमें वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 37। बस इसको सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, यहाँ से r की वैल्यू कॉमन लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2π - 1 = 37। ठीक है, हमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू चाहिए। सर्कमफ्रेंस चाहिए तो मुझे भैया आर की वैल्यू तो निकालनी पड़ी, तभी मैं यूज़ कर पाऊंगा उसको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पाई की वैल्यू देते हैं r = r × 2 × 22/7 - 1 = 37 मिल गया। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास बन गया 44/7 - 1 = 37। और मैं इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर दूंगा तो 44 - 7/7 = 37 और r = हो गया, r मल्टीप्लाई हो गया मतलब, तो 44 में से 7 जाएगा तो ये बन जाएगा 37/7 = 37। और फिर यहाँ से r की जो वैल्यू आ जाएगी वो 37 × 7/37 कट हो गया, r की वैल्यू अपने पास 7 सेंटीमीटर आ चुका है। अब सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पूछी जा रही है, बस क्वेश्चन खत्म। 2π हम फॉर्मूला जानते ही हैं, 2 × 22/7 7 हो गया, 7 गया, 2 × 22 रह गया, जिसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है 44 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर आ जाएगा 28 का बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 29 है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब कि सबसे छोटा नंबर जिनसे कि 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग जितनी हो सबसे वो नंबर डिवाइड हो सके। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं मेथड है, सबसे आसान सा मेथड है, सबका हमें एलसीएम निकाल दीजिए तो बहुत आसान सा हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमें सबका जब एलसीएम निकाल दूंगा तो अपने पास बिल्कुल आराम से हमारा आंसर ये चीज़ आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसका एलसीएम को, हम लोग कर लेते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 3 2 5 3 7 4 9 और 5। ठीक है, अपने पास इतना अपने पास आ चुका है। फिर हम करते हैं 3 से करते हैं इस बार, 1 1 1 2 5 1। ठीक है, 7 4 3 और 5, ये अपने पास आ चुका है इतना। फिर हम करते हैं दोबारा 2 से कर लेते हैं इस बार, दोबारा से 1 1 1 1 5 1 7 2 3 और 5। फिर हमें करने की ज़रूरत है इस बार 5 से कर देते हैं, तो 1 1 1 1 1 1 7 2 3 और 1। फिर हमें करने की ज़रूरत है इस बार 7 से कर देते हैं, तो 1 1 1 1 1 1 और 1। फिर अपने पास 2 और 3 और 1। फिर हम लोग कर देते हैं इस बार 2 से कर देते हैं, तो ये सारी वैल्यू अपने पास 1 ही आ जाएगी। ठीक है, और अपने पास अब जो रह जाएगा वो आ जाएगा 3 और ये भी हो गया 1। अब जो मैं करूँगा लास्ट स्टेप वो हो जाएगा 3 से, और सारी के सारी वैल्यू ही अपने पास 1 आ जाएगा। 1 आना था यहाँ पर, 1 5 1 1 1 1 और 1, ये सारी वैल्यू आ चुकी है। अपने पास जो एलसीएम की वैल्यू है सारी के साथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 3 × 2 × 5 × 7 × 2 × 3। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है मेरे को। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने का देखूं तो 5 10 मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से, और 7 14 14 और 14 3 जा हो गया 42 42 × 6 42 × 6 0 12 का 2 1 कैरी हो चुका है, 0 12 का 2 1 कैरी हो चुका है, 24 25 तो 2 5 2 0। ठीक है, और इसका बिल्कुल सही आंसर यही आ जाएगा, ये मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। तो सारे नंबर से क्योंकि इसने डिवाइड करने बोला था तो अपने को एलसीएम निकाल देना था यहाँ पे, बस क्वेश्चन यही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 3 balls रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 4 7 14 मिनट्स, कि 3 बेल्स हैं वो 4 मिनट के बाद, एक 7 मिनट के बाद और एक 14 मिनट तक 14 मिनट के बाद वो रिंग करता है। अगर ऑल 3 रैंक एट 7 AM के तीनों एक बार सुबह 6 बजे बजते हैं तो देन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, तो अगली बार वो कब दोबारा से बजेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें उसका एलसीएम निकाल देंगे, तीनों का अपने पास आंसर अपने आप आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 4 7 एंड 14, तो अपने को अगर एलसीएम निकालेंगे तो 4 7 14, 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो जाएगा 2 पर, फिर 7 पर, फिर 7 पर, फिर 2 से करेंगे 1 7 7, फिर 2 से करेंगे 1 से नहीं करेंगे, फिर हम 7 से करेंगे तो 1 1 1 आ चुका है, तो 7 14 14 28 हो चुका है, इसका एलसीएम आ गया 28। मतलब कि जो आंसर है मिनट में आ रखा है, क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यू मिनट में ही थी। तो अपने पास जब अगली बार जो बचेगा वो 6 + 28 मिनट हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 6:28 पे दोबारा से वो चीज़ बचेगी, जो कि सी वैल्यू इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 31 कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज इन ईयर्स इज 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज
50 कि पापा की एज क्या होगी अगर पापा का और उसके बेटे की दोनों की उम्र का प्लस करके पर 65 आ रहा है और ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस कि दोनों के एजेस का जो ट्वाइस करके जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 50 ईयर्स का। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो एक बार लेट कर लेते हैं कि पापा फादर्स के एज को हम लोग लेट कर लेते हैं। फादर एज हम लोग लेट कर रहे हैं x ईयर्स का और उसके जो सन की एज होगी वो हम लेट कर रहे हैं y ईयर्स का। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैं पेपर में तो लिखने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे एक तो इक्वेशन ये समझ में आ रही है x + y = 65 कि दोनों की उम्र का जो प्लस आएगा वो 65 आ रहा है और जो मुझे दूसरा जो ट्वाइस दे रखा है उनके डिफरेंस का लेके, तो हमें पहले डिफरेंस ऐसे लिख देना है, डिफरेंस करके फिर ट्वाइस करना है और ये हमें वैल्यू दे रखी है 50 की। ठीक है, ये अपने पास सबसे पहला इक्वेशन, इसको हम ज़रा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से x - y की वैल्यू आ जाएगी 50/2, ये वैल्यू आ जाएगी 25, मतलब कि x - y = 25 आ गई। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास दो इक्वेशन आ चुकी है, x + y = 65 और x - y = 25। सॉल्व करेंगे तो अपने पास 2x = 90 आ चुका है, मतलब कि x की वैल्यू कितनी होगी 45। हमने फादर को माना था और x की वैल्यू 45 आ रही है, मतलब कि x का ही एज पूछा, फादर की एज पूछी गई थी, मतलब कि उसके पापा की एज कितनी हो जाएगी 45 ईयर्स की उनकी एज है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा cosec थीटा का स्क्वायर माइनस sin थीटा इंटू sec थीटा का स्क्वायर। तो इनको जो सॉल्व करते हैं tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं ना, सॉरी sin tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को अगर हम लिखें हम sin थीटा अपॉन में cos थीटा में लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, इसका हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि बोला गया था। अब हमें बोला गया sin थीटा मल्टीप्लाई और sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ये हम लोग इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन से तो साइन चला गया, यहाँ से क्या रह जाएगा 1/cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से रह जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास कितनी है फाइनल 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को मैंने cos स्क्वायर लिखा, कैसे लिख रखा है, एक फॉर्मूला होता है ये वाला कि sin स्क्वायर थीटा, ठीक से लिखता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसी तरह से बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 33 क्वेश्चन नंबर, द पैरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन, बिल्कुल थ्योरम का क्वेश्चन। ये हमें ये क्वेश्चन ऐसे आता है, मतलब इसका जो फॉर्मूला बनता है ऐसे आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल अपने पास ABC, अच्छा फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ, छोड़िए उसे, इसको एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, इसका नाम देते हैं जरा ABC। इसका जो पेरीमीटर का हमें दे रखा है 26 सेंटीमीटर का दे रखा है, और एक और ट्रायंगल है जिसका नाम दे देते हैं PQR, इसका जो पेरीमीटर में दे रखा है वो है 39 सेंटीमीटर के लिए। तो अब हमको एरिया निकाल, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि एरिया 1/एरिया 2, मतलब कि इसको अगर मैं 1 मानूँ, इस ट्रायंगल को 2 मानूँ तो एरिया 1/एरिया 2। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो बनता है P1/P2 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2। तो यही क्वेश्चन है कि डायरेक्ट अपने पास P1/P2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को वैल्यू मिल जाएगी, P1 कितनी है 26, P2 है 39, इसका स्क्वायर, ये दोनों 39 से कर सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 2/3 का होल स्क्वायर। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 4/9। तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, A1 रेशियो A2 की जो वैल्यू आ रही है 4:9 की अपने पास वैल्यू ये दे रहा है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि देयर आर 20 व्हीकल कार एंड मोटरसाइकिल इन द पार्किंग एरिया, इफ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर हाउ मैनी कार आर देयर। किसी पार्किंग स्लॉट में
पार्किंग एरिया में 20 गाड़ियाँ टोटल खड़ी हैं, जिसमें कि कार भी हैं और मोटरसाइकिल भी हैं, तो उसमें से हमें 56 व्हील्स नज़र आ रहे हैं। उसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है कि टोटल 56 व्हील्स हैं, तो टोटल कार वहाँ पर कितनी होंगी, हमसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए इसका हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसमें। हम लोग मान लेते हैं कार के जितने भी हैं वो x है अपने पास, और मोटरसाइकिल को हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, मोटरसाइकिल को हमने मान लिया y और कार को हमने मान लिया x। तो ये बोल रहा है 20 टोटल गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसका मतलब मैं कार प्लस मोटरसाइकिल मिलकर 20 गाड़ियाँ हो गई। सबसे पहला इक्वेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल गया। लेकिन अब बोला गया 56 व्हील्स है, सॉरी। तो क्योंकि कार में 4 पहिए होते हैं, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा 4x, ये कार के 4 पहिए हो गए, प्लस क्योंकि मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं इस वजह से 2y इज इक्वल टू टोटल मुझे मिल रहा है 56। सॉल्व करते हैं ज़रा इसको, तो ये अपने पास बन रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। सबसे दूसरा इक्वेशन अपने पास ये बन चुका है। बस दोनों की इक्वेशन को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है अब बस। तो इसको हम करते हैं 28 और ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। सॉल्व कर देते हैं, ये अपने पास गया पूरा, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 8। तो कार जो वैल्यू थी वो अपने पास कितनी आ चुकी है, x हमने कार को माना था, तो कार की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8। मतलब कि इसका जो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड। अच्छा, पेपर पे हमें जब भी ग्राफ फी डायरेक्शन बनाना है ना, तो एक तरीका है बस हमें वही यूज़ करना जब भी पेपर बनाए। लेकिन हम लोग अगर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन पेपर में हम कहीं भी बनाएं, चाहे इंडिया में रहें, चाहे आउट ऑफ इंडिया रहें, चाहे कहीं भी रहें, तो हमें पेपर पे ऐसे ही बनाना है। ऊपर की तरफ में नॉर्थ रखना है हमेशा, नीचे की तरफ में साउथ होना चाहिए, इधर की तरफ ईस्ट होएगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन अपने पास ये डायग्राम होना चाहिए डायरेक्शन की तरफ। इसने बोला 15 मीटर ड्यू वेस्ट गया है बंदा। मान लीजिए यहाँ पहले खड़ा था, अब 15 मीटर की दूरी वेस्ट में गई। ठीक है, इसके बाद 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, इधर की तरफ 8 मीटर गया है अब। ठीक है, अब बोला हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अब जहाँ पहुँचा है उसकी दूरी कितनी है, मतलब कि इस तरीके से वो हमसे दूरी पूछ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 90 डिग्री बनेगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये अपने पास h हो जाएगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला जानते हैं। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 8 का जो स्क्वायर होता है 64 होता है, प्लस 225, दोनों प्लस कर देते हैं तो ये अपने पास बन रहा है 289। h स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 289, तो h की वैल्यू आ गई √289, मतलब कि h की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर। मतलब कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो 17 मीटर की दूरी पर गया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स हमें 8 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो उसका लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बताना है। तो नाम देते हैं जैसा ABC, ये अपने पास दे रखा 8 सेंटीमीटर, ये भी हमें दे रखा 8 सेंटीमीटर और ये भी हमें दे रखा 8 सेंटीमीटर पे। देखिए इसका एल्टीट्यूड अगर ड्रॉ करें हम लोग, तो एल्टीट्यूड हम लोग मान सकते हैं इस पॉइंट को जो कि D है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या करता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या करेगा कि जहाँ पर वो बेस पर गिरता है ना, वो उसको इक्वल भाग में बांट देगा। मतलब कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं BD इज इक्वल टू CD। ये ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और किसी की बात नहीं कर रहे यहाँ पर अभी किस केस में। तो यहाँ से अपने को समझ में आएगा BD की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की। BD की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अब जो लगाते हैं ज़रा, हमें AD की वैल्यू चाहिए, तो अब मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो यहाँ से हम 90 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि AB का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो AB का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी हमें पता ही नहीं है, AD हमें तो निकालना ही है। ठीक है, प्लस BD की वैल्यू अपने पास 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर तो हो गया 64 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर और प्लस 16 हो गया। तो यहाँ से 64 माइनस 16 इज इक्वल टू AD स्क्वायर हो चुका है। ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना
48 आ रहा है यहाँ से, इज इक्वल टू AD²। तो AD की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4√3 बन रही है, 4√3 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये ही इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा, मैंने 48 से 4√3 कैसे लिख दिया, उसका स्क्वायर हमने कैसे निकाला है, उसको हम करेंगे एलसीएम। तो 48 को अगर हम एलसीएम करेंगे, 2 से करते हैं पहले, तो ये जाएगा अपने पास 24 पर, फिर हम 2 से करेंगे तो ये जाएगा 12 पर, फिर 2 से करेंगे जाएगा 6 पर, फिर हम 2 से करेंगे तो जाएगा 3 पर, फिर हम 3 से करेंगे तो 1 पे चला जाएगा। तो देखिए अब अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आर। अगर हम पेयर बनाते हैं, पेयर ऐसे बनाते हैं कि 2 का जोड़ा बनाएंगे और हर एक जोड़े में सिर्फ एक नंबर बाहर आना चाहिए। तो इसके में 2 आ गया, इसके में 2 आ गया। अब जिसका जोड़ा नहीं बना है ना, उसको मुझे रूट में ऐसे लिख देना पड़ेगा, मतलब कि 4√3। यहाँ से मैं इसको ऐसे हम लोग निकाल पाते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन अ बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए। कि रामानुजन वर्ड है, उसमें से ए का प्रोबेबिलिटी हमें बताना। बिल्कुल सिंपल से अगर हम लोग कहें तो देखिए कैसे तरीके से हो जाएगा, हमको ए का प्रोबेबिलिटी बताना है तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना होगा। तो ए यहाँ पर कितनी बार यूज़ हो रहा है, तो देखिए 1 बार 2 3 बार, टोटल 3 बार हो रहा है। और ये टोटल वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं टोटल। तो ये हो गया आंसर हो गया अपने पास 1/3, मतलब कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सेक्टर का हमें जो एरिया दे रखा है 1/6 है सर्कल के एरिया के मुकाबले, तो डिग्री हमें बतानी है। देखिए क्वेश्चन को अगर देखें तो हम लोग के एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब कि सेक्टर की जो वैल्यू हमें दे रखी है, सेक्टर की वैल्यू 1/6 दे रखी है सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल के। ठीक है, तो सर्कल सेक्टर का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, वैल्यू है 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर कट जाएंगे यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू θ/360 इज इक्वल टू 1/6 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना कर, तो 6 थीटा इज इक्वल टू 360 आ चुका है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 360/6, ये गया 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गया 60 डिग्री की, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टावर। कि एक 20 मीटर का अपने पास स्टिक है, 20 मीटर की एक स्टिक ले लेते हैं ज़रा, 20 मीटर का स्टिक ये हो गया अपने पास। ठीक है, और इसका जो शेडो है वो 10 मीटर बना रहा है, तो ये अपने पास शेडो हो गया 10 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग क्या होगा, फिर यहाँ पर हमारा सन रहा होगा, फिर तो हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ इसकी स्टिक की लेंथ इतनी हो गई और शेडो की लेंथ हमें 10 मीटर दी गई। अब यही चीज़ बोला जाए कि अगर वहीं पे एक सेम टावर भी लगा हुआ है जिसका शेडो की लेंथ हमें 50 मीटर की दी गई है, ये अपने पास 50 मीटर की दी गई है, तो अपने को यहाँ से क्या चीज़ लेना है, हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें, हम लोग डायरेक्ट भी अगर क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से कराऊंगा। अगर डायरेक्ट देखें, देखिए ये हमें क्या निकालना, हाइट निकालना, जो कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसके मुकाबले देखा जाए कंपेयर अगर करें तो ये हमें 20 की वैल्यू लगभग निकालनी है। देखिए ये इसका क्या हो रहा है, लगभग डबल जा रहा है, इसका डबल जा रहा है, 10 का डबल क्या हो 20 हो जाएगा। तो इसी तरह इसका डबल जो आ जाएगा वो इसका आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, 50 का जो डबल वही इसका एच का आंसर। लेकिन हमें पेपर में कैसे कर सकते हैं इसको, ये तो टाइम बचाने का तो तरीका, लेकिन हम लोग अगर इसको फॉर्मूले से करें तो कैसे करना होगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे थीटा और फिर हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, tan थीटा की। अगर इस ट्राइंगल के लिए हम लोग tan थीटा निकालेंगे तो अपने पास आ रहा है 10/20, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास tan थीटा की वैल्यू 1/2। और फिर मैं दोबारा से tan थीटा, क्योंकि वहाँ पर सन वहीं पर रहेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा क्योंकि उसी टाइम पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं दोबारा अगर थीटा वहीं पे लूँगा तो यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूँ, tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास आ जाएगा 50/2
h, 50/h इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर ये जो 10 तक जो वैल्यू मेरे पास आई है 1/2, इस वैल्यू को मुझे सेकंड इक्वेशन में रख देना पड़ेगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 50/h हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इज इक्वल टू अपने पास 100 मीटर की लेंथ अपने को दे देगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं इस वीडियो का। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर दिस दिस दिस। तो ये देखिए अपने पास ये इसका एक ट्रिक होता है सिंपल सा। वो ट्रिक ऐसे क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं जो कोफिशिएंट है वो देखिए इंटरचेंज है। एक बार वो वैल्यू x के पास है, दूसरे इक्वेशन में वैल्यू y के पास पहुंच गई। तो इसको सेम अगर मुझे MCQ से करने के बोले तो हम लोग इसमें वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू को पुट करिए और देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर सॉल्यूशन करना हो तो मैं बताता हूँ, पहले मैं वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। तो पहले लेते हैं x = 2 y = 1। अगर मैं वैल्यू को 2 पुट करता हूँ पहले तो हो सकता है 37 × 2 प्लस 43 × 1। मुझे ये रखना पड़ेगा और वैल्यू देखना पड़ेगा क्या वो 123 बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसको मैं सॉल्व करूँ 37 × 2 तो 7 14 का 4 1 कैरी और 3 2 6 और 1 74 प्लस 43। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है ये नंबर, ये नहीं आ रहा है, ये मुझे लाके नहीं दे रहा है क्योंकि 4 और 3 जो होगा प्लस करेंगे तो 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है इसका जो यूनिट डिजिट। अगर मैं प्लस करूँ तो वैल्यू नहीं नहीं दे पा रहा है मुझे। अगला लेते हैं कुछ और वैल्यू लेते हैं, जैसे कि इस बार हम लेते हैं मान लीजिए थोड़ा सा हम एग्जैक्ट लेने की कोशिश करते हैं इसमें। मान लीजिए कि हम इस बार डी ऑप्शन को चेक करते हैं। एक बार ये हमने ये ऑप्शन चेक किया था, इस बार डी ऑप्शन को चेक करते हैं। हमें x की वैल्यू 1 दी गई है और y की वैल्यू हमें 2 हम लोग लेट करते हैं इस पर दी गई है मतलब। तो हमने वैल्यू पुट करेंगे 37 × 1 प्लस 43 × 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 4 2 जा 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 और 6 13 का 3 1 कैरी हो गया 8 और 4 12। ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। मतलब अभी तक मेरे को डी ऑप्शन यही लग रहा है। अब लेकिन मैं इसी वैल्यू को दूसरे में भी डाल के देखूँगा क्या वो यहाँ पर दे रहा है क्या वो आंसर सही। तो यहाँ पे हो जाएगा 43 × x, ठीक है, ×1 हो जाएगा प्लस 37 × 2। हमें यहाँ पर 117 की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 43 × 43 हो गया प्लस 37 × 7 14 का 4 1 कैरी हो गया और 3 6 74। तो यहाँ से 7 और 4 11 हो 3 और 4 7 हो चुका है और 7 4 11 हो। तो ये देखिए अपने पास वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है 117 और 123। तो इसको हम लोग ऑप्शन से अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे यहाँ पर टाइम यूज़ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर यहीं से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम हमारे यहाँ पे यूज़ टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ बना के आपको दिखा दिए हैं, ऑल 40 क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन हमें इसमें से करने कितने होंगे, ओनली 16 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब लास्ट में जाने से पहले दोबारा बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसे आप टेलीग्राम ID पर जाकर ले सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कर दिए लोगों के साथ ताकि उनको भी कुछ इससे फ़ायदा मिल सके, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।